बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं दिल आज़ार और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, आज हुकूमत की जानिब से प्राइमरी तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल 2 मरहलों में तालीमी इदारे खोले गए थे, लेकिन जब से तालीमी इदारे खुले हैं तब से तलबा में बढ़ते कोरोना केसेस भी सामने आए हैं। पंजाब में तालीमी इदारों में बच्चों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 145 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसी तरह सिंध के सरकारी स्कूल्स में 217 और निजी स्कूल्स में 86 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है। ऐसे हालात में स्कूल खोलने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है? छोटे बच्चों को SOPs पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जा सकता है? इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट PMA पंजाब डॉक्टर अशरफ निजामी साहब और जनरल सेक्रेटरी PMA पाकिस्तान डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए। निजामी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी तादाद वैसी नहीं है जितना खदशा था, तो ऐसी सूरत हाल में ये फैसला किस हद तक सूदमंद है और बच्चों को SOPs पर अमल दरामद किस तरीके से करवाया जाएगा? बहुत शुक्रिया यासिर और राना साहब को एक तो मेरा सलाम हो, अजीज दोस्त को, मेरे को कॉमरेड को। मैं गुजारिश करूं कि देखें, ये एक ना एक दिन हमने जिंदगी में वापस आना है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। दैट हैज टू बी इन अ वेरी प्रॉपर फैशन एंड दैट हैज टू बी साइंटिफिक बेस्ड कि उसके साथ हम चीजों के साथ, और अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान के ऊपर खुसूसी करम किया है, हम उस करम नवाजी को इस तरीके से ना अपनाएं कि फिर हम किसी उसका शिकार हो जाए जो कि दुनिया उसके अंदर हमारे हमसाया मुबालिक अनफॉर्चुनेटली जो उसके साथ उसका शिकार हुआ कि पाकिस्तान के साथ किया। हमारे कुछ थोड़े से तहफ्फुज़ात के इन्होंने खोला जब हुकूमत ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेजेस को, स्कूलों को खोल रहे हैं और बड़ी क्लासेस को खोल रहे हैं, तो वक्फा सिर्फ 1 हफ्ते का दिया। सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते के बाद दे दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी कोई इन्फेक्शन आती है कोविड-19 के लिए, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड या इसकी सिम्टम्स आने के लिए 14 दिन का वक्फा चाहिए होता है। 7 to 14 डेज जो है वो लगता होता है। अगर यही हम देख लेते कि 3 हफ्ते के बाद इसके क्या रिजल्ट आएंगे, फिर उसके साथ करते, तो यकीनन ये कदरे बेहतर हो जाता। आपने भी देखा है, हम भी इसको मतलब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्राफ स्लाइटली ऊपर गया है। एंड यू नो, मुझसे बेहतर जानते हैं यासिर, राना साहब माशाल्लाह इतने सीनियर हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, कि हुकूमत जो है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी है, डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, वो इतनी नहीं है कि हम ये कह सके कि हमारे पास कोविड-19 के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें से देखें कि एक ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अस्पतालों के अंदर उस तरह से प्रेशर नहीं है, जो इसकी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, जो इसकी सीरियसनेस है, वो वैसी नहीं जैसे पहले या दुनिया के अंदर देखी गई है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड, फिर भी केसेस जो है हॉस्पिटल्स के अंदर हैव बीन नोटेड कि हॉस्पिटल के अंदर ये केसेस आए हैं जब हमने कॉलेजेस को और हाई क्लास स्कूल्स को खोला था। अब छोटे बच्चों के लिए आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन और प्लेस किया है कि बच्चों को हम SOPs कैसे सिखाएंगे। अब बात भी सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे देखते हो कि बच्चों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस के अंदर रखी है, लेकिन बाहर बच्चों की इतनी लंबी लाइन लगा के धूप के अंदर बच्चों का हम सत्यानाश कर रहे हैं वहां खड़ा करके। तो मैं समझता हूं कि ये फैसले कुछ हमारे केस के अंदर है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज और हमारे जहाँ मुआशरती और मुआशी जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कतई तौर पर भी ऐसा नहीं किया। डॉक्टर कैसर साहब आप बताइएगा, कैसर सज्जाद साहब आप जरा बताइएगा। देखें, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया, निजामी साहब ने। अब मामला ये है कि छोटे बच्चे हैं, उन्होंने दोपहर का लंच भी खाना है, उन कैंटीनों पर क्या खाने को मिलता है, घर से वो लेकर नहीं आ सकते। उसके बाद वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम क्या होगा? क्या एक छोटा बच्चा सारा दिन या कम से कम 4 घंटे मास्क लगा के रखेगा? क्या सैनिटाइज़र उसके पास होगा, उसे इस्तेमाल करना आता होगा? तो इन तक क्या आप समझते हैं कि अब स्कूल जो खुल गए हैं, सारा कुछ हो गया है, हुकूमत समझते हैं बिल्कुल ख़तरा कोई नहीं, बच्चों को इसी तरह जाने दिया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पहले भी कह चुका हूं कि स्कूल खोलने में बहुत एहतियात की जरूरत है। और चूंकि अल्लाह ताला का एक खास करम हुआ है पाकिस्तानी अवाम पे, और यहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत सारे जो मसले मसाइल हमारे पिछले महीनों में रहे, जहाँ पे हमें मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा था, डॉक्टर्स बेइंतहा इंतकाल कर गए थे, अब तक तकरीबन 102 डॉक्टर्स हमारे शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से 26 हमारे पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर गए हैं। लेकिन इन तमाम सब चीजों को निपटते हुए अभी कुछ
पिछले महीने नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे। और मैं समझता हूं कि ये एनसीओसी ने अच्छा फैसला किया था कि जी ये ऐलान किया था कि हम सितंबर में 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, लेकिन 7 तारीख को इसको दोबारा रिव्यू करके और मॉनिटर करके उसके बाद फैसला करेंगे इसका, जो कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। लेकिन जहां तक आपका बेसिक सवाल है कि जो बच्चे हैं प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चे, उनको तो छोड़ दीजिए आप, जो बड़े बच्चे हैं उनको आप एसओपीज पे फॉलो नहीं करा सकते। आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि 24 घंटे मास्क लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि 24 घंटे नहीं, 1 घंटा, और इस गर्मी के मौसम में मास्क लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि आप, क्योंकि बच्चे मॉल में भी जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, डिनर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर करके ये जिम्मेदारी हुकूमत की है और ये जिम्मेदारी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की है या उनके मालकान के है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से एसओपीज को ट्रेन करें। बच्चों को किस तरीके से एसओपीज पर हो सकता है? कैसर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। निजामी साहब, जैसा कि कैसर साहब ये कह रहे हैं कि इंतजामिया को ये चाहिए, प्रिंसिपल को ये चाहिए कि एसओपीज पर अमल दरामद हो। हम अगर मास्क लगा के रखें तो 2-3 घंटों बाद हमें ये फील आना शुरू हो जाती है कि हम ये मास्क हटा के कुछ देर खुली हवा में सांस ले सकें। अब एक छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी का है या पहली दूसरी क्लास का है, अब वो उसको आपने मास्क लगवाया, वो कितनी देर लगा के रखेगा? जब वो उतार के फेंकेगा, कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उतार के फेंक देते हैं, अब वो ही टीचर उठा के उसको मास्क दोबारा से लगवाएगी तो क्या तब खर्चा नहीं होगा? यानी ये चीजें मद्देनजर क्यों नहीं रखी जाती? यासिर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब देखें, लाहौर कराची शहर, और लाहौर कराची क्या मतलब किसी जगह पे पाकिस्तान में देखें, और हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली, मैं मतलब नॉट टू बी एज कि मैं कोई क्रिटिक हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन जो इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि जी कोरोना के ऊपर हमने काबू पा लिया है, कोरोना हैज बीन कंट्रोल्ड, और ये सारी चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही इसके खिलाफ था कि ये लॉकडाउन नहीं होने चाहिए, ये अशराफी है जिसने ऐसा कर दिया है। हैविंग सेड कि हमारे मुआशरे के अंदर अभी आप देखिए, बाहर कतई तौर पे कोई शख्स मास्क वगैरह, एंड व्हाट टू टॉक अबाउट अ सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा हम उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर हम बाकायदा ये देखते हैं, आप मतलब अनारकली जाएं, अपने उधर जाके देखें, किसी जगह पे भी जाके देखें, इंस्टीट्यूशन के साथ देखें सरकारी, रोजाना हमारे हॉस्पिटल में जहां मैं मतलब आता जाता हूँ, ये छोटी मोटी प्रैक्टिस करता हूँ, तो बेचारे चौकीदारों की लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि आने वालों के लिए कंपल्सरी है कि मास्क लगा के आए। वो कहते हैं जी हम तो मरीज हैं, हमने मास्क क्यों लगाना है? तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ना तो हमारे बच्चे चीनी है ना जापानी है कि इतने डिसिप्लिन हो और सुने, और वो कतई तौर पर इसके लिए इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इसका हमने खदशा, जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर कैसर सज्जाद कह रहे थे कि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो हमारा कंसर्न था कि ये बच्चे, एक तो ये तासुर के पहले ये तासुर था जी के बच्चों के अंदर कोविड-19 जो है आता ही नहीं है, दैट हैज बीन नाउ स्टॉप किया। बंदा का मतलब शुक्र है कि लोगों ने इसको तस्लीम कर दिया है कि बच्चे भी इससे इन्फेक्ट होते हैं। हमारा जो मानना है कि बच्चे जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बेहतर है, उनके साथ कतई तौर पे नहीं होगा, लेकिन मसला जो बनेगा, ये जो बच्चे वायरस लेके अपने घर जाएंगे, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और बाकी डॉक्टर साहब ये तो बताएं, पहले तो था ना कोरोना का, हमें पता चलता था बुखार हो गया, जुकाम हो गया, कोरोना है, और ये आजकल तो कह रहे हैं जिसको खांसी लगी हुई है और जिसको हल्की सी सर दर्द हुई है वो भी कोरोना का मरीज़ है। ये तो अब अलामात अब आनी शुरू हो गई हैं, तो अब तो ये मामला तो आम होने शुरू हो गए हैं। फिर हम किस तरह अपनी नई नस्ल को, बच्चों को बचाएंगे? नहीं राना साहब, ऐसा नहीं है। अब देखिए, क्योंकि वो बात है नहीं और खौफ की कैफियत के अंदर है, और हमें लगता है कि हर नजला जुकाम, मतलब हम क्या क्या के थके हैं कि हर नजला खांसी जुकाम 10 और 3 का ये कोरोना है। लेकिन इसके लिए जो अभी मतलब हमारे वो कॉमरेड जवार का है कि उसके बेटे को कुछ मसला है, तो मैंने यही उन्हें गुजारिश की कि कोरोना का टेस्ट करवाएं। द रीजन बीइंग कि पेशेंट के साथ हमने बाकी जो उसके साथ मिलने वाले हैं उनको बचाना है। एक्सक्लूड कि आपको कोरोना कंफर्म है, कोरोना नहीं है, इट इज नॉट द इशू ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द कोरोना। जिस बेचारे को हो गया कोरोना, उसने तो ये 12-14 दिन 20 दिन का जो है ये सफर गुजरना। निजामी साहब, ये तो वक्त गुजार लिया। कैसर सज्जाद साहब, आपकी राय क्या है? यानी अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मेरे पे जब वक्त था तब गुजर गया, लेकिन अभी तक जो टेस्ट है, जो स्मेल है, वो बहाल नहीं हो सकी। अभी भी इस सर में दर्द होता है अक्सर औकात। यानी मैं अभी भी सफर कर रहा हूं, तो एक बच्चा अगर वो इसका शिकार हो जाता है तो वो इस पीरियड से कैसे निकलेगा?
देखिए, बात सारी ये है कि मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। यासिर, मैं चाह रहा था कि देखें, ये जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ ना, कि ये अगर आप प्रॉपर SOPs पे फॉलो नहीं करा सकते, हमने बाधा ये कहा है कि उस स्कूल को या उस जगह को बंद कर दिया जाए, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो ट्रेनिंग करनी है कि जैसे बच्चा बैठा हुआ है 24 घंटे आप मास्क नहीं लगा सकते, अगर उसने तमाम बच्चों की डायरेक्शन, उसका मुंह जो है वो बोर्ड की तरफ है, जो ब्लैक बोर्ड्स हैं, और टीचर की तरफ है, तो अब बच्चों को चाहिए कि अपने मास्क को नीचे कर लें, नाक के नीचे कर लें, ताकि वो फ्रेश एयर ले ले। लेकिन जब बच्चे आमने सामने हो तो नाक के ऊपर कर ले मास्क को, और ये बड़े बच्चों के लिए भी करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को देखा है मैंने कि गाड़ी चला रहा है एक आदमी, और वो अकेले गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने मास्क लगा के वो गाड़ी चला रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको गाड़ी जब चला रहे हैं एंड यू आर अलोन इन योर, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले गाड़ी चलाइए। उससे क्या होता है कि ये आपको सफोकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आपको मिल सकती है और आपको चक्कर आके गिर सकते हैं। और स्कूल के पहले दिन एक बच्ची इंतकाल कर गई है, वो यही वजह थी कुछ कि उस टीचरों ने कहा कि जी मास्क नहीं लगाना है। दूसरी बात यह है कि ये जो सिम्टम की बात आपने की है, ये सिम्टम 3-3 साल चलते हैं। बच्चे जो है, जैसे निजामी साहब ने कहा है कि बच्चे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून होते हैं। ये जो आपको सिम्टम बताया आपने, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जब वायरस कोरोना का होता है, जो जिसमें मैं कहता हूँ सिवियरिटी ज्यादा होती है, तो उसमें ये टेस्ट और स्मेल जो है काफी हद तक डिस्टर्ब रहती है। लेकिन बच्चे जैसे है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन वो कैरियर बहुत होते हैं। वो अपने घर जाके नाना नानी, दादा दादी, बच्चे पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो घर वालों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले दिन से क्लासेस का आगाज ना करें, बल्कि एक मॉक कर लें, ड्रिल कर लें, बच्चों को बैठाएं, उन्हें समझाएं इस तरीके से यहां पर बैठना है। 2-3 दिन इस तरीके से गुजारें और फिर बाद में तालीमी सरगर्मी का आगाज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निजामी साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जहां मरियम नवाज खुलकर इदारों पर वार कर रही हैं, वहां ही नून लीग को अपनी जमात में बाकी अरकान का भी सामना है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने वज़ीर आला से मुलाकात की। क्या इन अरकान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानी को मुस्तरद कर दिया है? क्या वजह पेश आई कि नून लीग के अरकान वज़ीर आला से मिलने उनके पास चले गए? इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंसारी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप रुकन हैं? ठीक है, इलाके के मसाइल के लिए वज़ीर आला से मुलाकात भी होनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से जब नून लीग के अरकान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं, उसके 1-2 दिन बाद ही उन्हें शोकॉज नोटिस हो जाता है। नोटिस किस बुनियाद पर होता है, और क्या आपका बयानिया और आपके कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फ़राहम किया। इसमें गुजारिश ये है जी कि जो रूल्स हैं या पार्टी डिसिप्लिन है, वो हमें किसी से मिलने से भी मना नहीं करता है। हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए ही अपने सारे अमूर जो है वो सारे अंजाम देते हैं। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स में ऐसी कोई ममानत नहीं है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ द हाउस से वक्त ज़रूरत या जब भी वो चाहे हल्के के अवाम के जो हैं छोटे मोटे इश्यूज़, उनके हल के लिए, और ये हमारी नुमाइंदगी भी है। अवाम ने हमें जो है मैंडेट ही इसी चीज़ का दिया है कि जो हमारे हल्के के अवाम हैं, जो उनके छोटे मोटे मामलात हों, जो इश्यूज़ हों, उनके हल के लिए हम अपना किरदार अदा करें। तो इसी मकसद के लिए हम पहले भी लीडर ऑफ़ द हाउस से मिलते रहे हैं। गुज़श्ता कल भी हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है और जो हल्के के जो मसाइल हैं वही उनके सामने रखे हैं। पहले भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाई और मेरे हल्के की तामीर व तरक्की के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे किए। तो एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से ये हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है
कि हम आवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ें और कमज़ोरियों का बहाना ना तलाश करें, बल्कि हल्के के अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। अंसारी साहब, आपने कहा हल्के के अवाम, बिल्कुल ये तो हो गया मसाइल, इसके लिए बिल्कुल मिलना चाहिए। आपकी क़यादत ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ अदारों पे हमले शुरू कर दिए हैं, अदलिया पे हमले शुरू कर दिए हैं, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये दुरुस्त है? क्या आप उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? सर, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि ये मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जो बंदा जितनी ही अहम पोजीशन पे हो उसको उतना ही ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर फ़ैसले लेने चाहिए, क्योंकि हम इस कौम को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौम ने 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया है, तो मेरे ख़्याल से, मेरी ज़ाती तौर पे ये आरा है, मेरा ख़्याल है और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से भी ये है कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुका हो उसको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उसको कोई भी ऐसा बयानिया नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं बोलना चाहिए जिसको कि हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें। अंसारी साहब, ये कहिएगा कि जो इस वक्त बयानिया अपनाया हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने, उस बयानिए को क्या पूरी पार्टी तस्लीम करती? देखिए जी, जहाँ तक उनका बयानिया होगा मुल्क और कौम की तामीर व तरक्की, उसमें बिल्कुल हम अपनी क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पर हमारी क़यादत, हमारी जो कौमी सालमियत है, हमारे जो मुल्की वक़ार का ज़रिया है, जो इदारे, अगर हमारी क़यादत उन पर अटैक करेगी, उन पर तनकीद करेगी, तो फिर एक ज़िम्मेदार और मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हम पर ये वाजिब हो जाता है कि हम मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत करें, ना कि शख्सियात के साथ मोहब्बत करें। और बिलाशुबा ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है कि मुल्क और कौम से प्यार करना। तो ये चूँकि ईमान का तकाजा है कि मुल्क से प्यार किया जाए, तो मुल्क के साथ प्यार पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बल्कि मैं अपने कायदीन से ये गुजारिश करूँगा कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, वो कोई ऐसा बयान जारी ना करे जो मुल्क और कौम के लिए जो है बदनामी का बायस हो और उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी वो शर्मिंदगी का बायस हो। मेरे ख्याल से मैं मुअद्दबाना तरीके से अपनी क़यादत की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे बयानिया जो हैं उनको हवा ना दें। बल्कि अब जिस तरह से हालात हैं, मुल्क को मुख्तलिफ जो हैं वो चैलेंजेस दरपेश हैं, अंदरूनी बैरूनी महाज पे हमारी अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ रही है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, तो ये तो मौका है कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हों और उनको ये एहसास दिलाएं कि अगर अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके साथ खड़े हैं और उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपकी जो सोच है, जिसमें आप कह रहे हैं, ये जो आपकी सोच है कि मुहिब वतन होने की, तो पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं? आप 12-14 लोग तो हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल वाज़े। डाहा साहब हैं, आप हैं, शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने बड़े खुल के बात की, बाकी लोग भी हैं। तो कितने की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं? तादाद में सिर्फ बताएं, हम नाम नहीं आपसे जानना चाहते, तादाद में बता दें जो ये चाहते हैं कि ऐसा बयानिया ना हो। राना साहब, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि चूँकि MPAs हर वक्त आपस में राब्तों में रहते हैं, मुख्तलिफ हवालों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो बहुत सारे MPAs हजरात से मेरी इस इशू पे बात हुई, इस मामले पे बात हुई, तो बहुत सारे MPAs हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमारा तो क्रेडिट ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुहिब वतन जमात है, ये इदारों के साथ जो है पूरी यकजहती का इजहार करती है और इदारों की मजबूती के लिए अपना किरदार हम लोग अदा करते रहे हैं। तो ये अचानक से जो हमारी क़यादत की तरफ से ये बयानिया आ गया है, तो इस पर शदीद दचका लगा है बहुत सारे MPAs हजरात को। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम मुख्तलिफ़ मौक़े पे मिलते रहते हैं, तो बहुत सारे MPAs हैं, मैं इस वक्त उनकी तादाद बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे वो कसीर तादाद में जो हैं उन्होंने क़यादत के इस बयानिए से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया है। अंसारी साहब, जैसा कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो मज़ाहमत की सियासत पर यकीन रखती हैं और वो ये भी समझती हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो मफाहमत की सियासत के कायल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में हैं, तो अब लीड करेंगी मरीम नवाज साहिबा? मरीम नवाज साहिबा के लीड करने पर पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा?
सर, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े जहांदीदा आदमी हैं। वो हालात को सामने रख के फ़ैसले करते हैं। वो उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी ज़िम्मेदाराना होती है। और मुहाज़राई तो हमें उन लोगों के साथ करनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन हैं, या उन क़ुव्वतों के सामने हमने मुहाज़राई का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क को तरक्की और खुशहाली के झंडे से दूर लेके जा रहे हो या मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले हों। हमें उनके साथ मुहाज़राई करनी चाहिए, ना कि मुहाज़राई हमें उनके साथ करनी है जो मुल्क और कौम की बेहतरी और वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो मैं एक वर्कर होने की हैसियत से अपनी क़यादत से ये गुजारिश करूँगा कि अब हालात तकाज़ा करते हैं कि हम इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा करें, ना कि कन्फ्रंटेशन का इजहार करें। तो यही मेरी गुजारिश होगी कि हमें अंसारी साहब, आपकी बहुत से अरकान असम्बली का ये कहना है कि ये बयानिया जो अदारों के साथ टकराव का है, ये हम पर मुस्लिम लीग नून ने ज़बरदस्ती लागू कर दिया है। क्या आप समझते हैं? सर, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, ज़िम्मेदाराना पॉलिसियाँ जो हैं वो लेके आते हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो कभी भी इदारों के साथ टकराव के हक़ में नहीं रहे हैं। यही वजह है मरियम क्यों ये चाहती है कि इदारों से टकराव किया जाए? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी कि हमारी क़यादत की तरफ से एक ऐसी चीज़ सामने आई है कि हमारी जो मुल्क की सालमियत के अदारे हैं उनके साथ टकराव की एक फ़िज़ा कायम कर दी गई है, या ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस बयानिए से तो लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। जो कौमी सालमियत के इदारे हैं उनके साथ टकराव की जो पॉलिसी है वो इस सिलसिले में हम क़यादत के साथ खड़े नहीं होंगे। वैसे हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अंसारी साहब, क्या आप समझते हैं बतौर लीगी रहनुमा कि मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो आपकी जमात से इंतकाम ले रही? सर, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपना अपना मौक़िफ़ होता है, अपना अपनी सोच का एक अंदाज़ होता है। डेफिनेटली ये मुस्लिम लीग का वर्कर होने की हैसियत से ये एक तासर मिलता है कि शायद ऐसी सूरत हाल है। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि लीडरशिप जो है उसको भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मुश्किलात और मुसीबतों का जो है ना वो डट के मुकाबला करना चाहिए, ताकि जो हम दावा करते हैं कि हम मुल्क और कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अगर हमने मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करनी है तो फिर ख़तरात जो है उनका सामना तो करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में जो इल्ज़ामात हमारी क़यादत पे लग रहे हैं, मेरे ख्याल से ये है कि क़यादत को चाहिए कि वो उनका जवाबमर्दी से नहीं। अंसारी साहब, अगर तो ये आप ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ उनसर इसका मौजूद है, तो फिर आप भी तो लीगी रहनुमा हैं। आप जब वज़ीर आला पंजाब से मिलते हैं तो क्या आपको ऐसा तासुर मिलता है कि आपकी जमात से इंतकाम लिया जा रहा है? नहीं, इसमें इंतकाम वाली कोई बात नहीं, चूँकि इंतकाम उस सूरत में होगा अगर तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है अगर वो ख़ुद अपने तौर से फ़ैसले करे। जब फ़ैसले करने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं तो हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। अदालतें जो फ़ैसले करती हैं वो आइन और कानून के तहत ही करती हैं। तो जो फ़ैसले आइन और कानून के तहत होते हैं वो हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो है हक तलफ़ी हो जाती है या हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो हमें उनको फेस करना चाहिए। हमें कौम को बताना चाहिए कि इस जगह पे हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अंसारी साहब, आपको शो का नोटिस मिला? मुझे पहले जब मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी उस वक़्त मुझे शोकाज नोटिस मिला था, तो उसका फिर मैंने क़यादत को जवाब दे दिया था। उसके बाद मुझे कोई ऐसा नोटिस ऐसा मिला नहीं है जी। तो आज ये जो अब मुलाकात हुई है इसके बाद और जो आज ये गुफ्तगू हो रही है इसके बाद एक और नोटिस मिल जाएगा आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारी क़यादत भी इस चीज़ को समझती है कि ऐसी सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, तो इसमें आइन और कानून में ऐसी कोई ममानत नहीं है। पहले भी मुझे शोकाज नोटिस मिला था, वो क़यादत को मैंने बाबर करा दिया। अगर क़यादत अब दोबारा आपको शोकाज नोटिस देती है और कहती है कि आपको पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा, तो अगर पार्टी क़यादत मुझे शोकाज नोटिस देती है तो पहले की तरह फिर मैं पार्टी क़यादत को उसका जवाब दूंगा। और जहाँ तक टिकट की बात है वो तो जब 2023 का इलेक्शन आएगा तो तब की बात है ना, फिर देखेंगे जो भी सूरत है। अगर आपको अगर पार्टी कहती है आपने 2023 का इलेक्शन कह दिया है तो ये तो तैयारी कर रहे हैं कि जनवरी में इस्तीफे देने की, तो आप इस्तीफा देंगे? नहीं, इसमें देखें जो तो फैसले होते हैं आइन और कानून के तहत, जो डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए जो फैसले होते हैं, मैं जिस तरह से हमारी क़यादत ने जो मुल्की इस्तेहकाम के जो अदारे हैं उनके साथ जो टकराव वाला बयानिया है वो मेरी तरह बहुत सारे और भी MPs हैं जिन्होंने मुस्तरद किया है।
तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम अपनी क़यादत की खिदमत में ये मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि इस तरह की पॉलिसी जो है उससे इजतराब किया जाए, बल्कि ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि कौम के अंदर भी उसका एक अच्छा तासुर जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर भी लगे कि ये लोग जो है मुल्क और कौम के लिए काम यानी आप इस पे इस्तीफे नहीं देने जा रहे? अगर इस मामले पे अदारों के टकराव पे ये इस्तीफे देते हैं तो आप समेत बहुत से अरकान इससे इख्तलाफ करेंगे? देखें जी, जब पार्टी की क़यादत कोई फ़ैसला करेगी तो फिर हालात के तहत ही हम फैसला करेंगे। लेकिन चूँकि मैं पार्टी के अंदर हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुआ हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मैंने एक लम्हे के लिए भी कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी है। तो पार्टी की आदत जो मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में जो फैसले होंगे उसमें हम उनका साथ देंगे। जो मुल्क की सालमियत के अदारे हैं, यानी जो एजेंडा तय किया जाएगा उस एजेंडे को परखने के बाद आप कोई फैसला करेंगे। जी बिल्कुल। अंसारी साहब, ये कहिएगा, क्या आपको लगता है कि बड़े मियाँ साहब वापस आएंगे? ये तो मुझे इल्म नहीं है, चूँकि जो फैसला करने वाले जो लोग हैं हम उनकी सफ़ में शामिल नहीं है। फैसला तो ऊपर वाले लेवल पे होता है, हमें तो कभी भी फैसला साजी में शामिल नहीं किया गया। तो आप जैसे जो दीगर अरकान है वो राय क्या रखते हैं? राय ये रखते हैं कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो लीडर होता है ना, उसको कभी भी कौम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मियाँ साहब को यहाँ आकर जो है इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए, और जो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी हक तलफ़ी हो रही है या हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम कौम को बेहतर तरीके से उसको सामने ला सकते हैं। अगर हम कौम से दूर रह के बैठेंगे तो फिर हमारी बातों में वो वज़न नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मैदान खुला ना छोड़े, मैदान में मौजूद रहे, सख्त मसाइब का सामना करे, मुश्किलात हो तो उसका भी सामना करे, अवाम के अंदर मौजूद रहते हुए वो अपनी जो वक़्त है वो बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें जो पीडीएम में तब्दील हो चुकी हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से, वो अब जनवरी में तहरीक का आगाज़ करेंगी या फिर बदलती सियासी सूरत हाल में तहरीक का आगाज़ पहले भी हो सकता है। इन दिनों में आपसी मुशावरत क्या जारी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला मौक़िफ़ क्या होगा? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर तहरीक चलाना चाहती है पीडीएम की तहरीक से पहले, तो क्या पीपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? इसी हवाले से बात करने के लिए पीपी रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज साहिबा, सियासी उमूर पर तो बाद में बात करेंगे। खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क से बाहर हैं, कहां पर हैं और किस हवाले से हैं? जी, बिलावल साहब इस वक्त मुल्क से बाहर दुबई गए हुए हैं, लेकिन वो वापस जल्द आ जाएंगे। और ऐसे के बाद गालिबन तकरीबन ये हाल डेढ़ पौने 2 साल के बाद मुल्क से बाहर के दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन बहरहाल बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो क्या ये दौरा सियासी दौरा है, निजी दौरा है, कोई मुलाकातें हैं, क्या है? जी, निजी दौरा है, निजी दौरा है। और आपको पता, निजी दौरे में भी जब वो जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहाँ पे रहते हैं, तो ओवरसीज, जी हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा वहाँ के यूएई के अपने जो सारे ऑफिशियल्स हैं वो भी मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला होता है और उसके बाद वापस आ जाएंगे। सही। नाज़ साहिबा, जैसा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, जरदारी साहब को भी अपनी गिरफ्तारी दिखाई देती है, ऐसा उन्हें लगता है। तो उन्हें जैसा लगता है अगर वो हो गया तो पीडीएम की अगली प्लानिंग पे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, पीडीएम एक कलेक्टिव तमाम अपोजिशन की जमातों का एक मुत्तफिका जो है एक लाए अमल पीडीएम में जो तय हुआ है उसके मुताबिक जो है अमल दरामद होगा। अब उसमें ये तो जरूर है कि चूंकि हुकूमत को एक खौफ जो है उसकी कैफियत तारी हो चुकी है और हुकूमत खौफजदा हो गई है अपोजिशन को यूनाइटेड देखकर, और हुकूमत इस बात से भी खौफजदा है कि अपोजिशन जिस सड़कों की बात कर रही है और इस्तीफों की बात अपोजिशन कर रही है, तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए तो एक बहुत ही परेशानी का एक मौका है और लम्हा फिक्रिया तो है। लेकिन अब अगला हमारा लाइन क्या है,
हमने तो प्लान ऑफ एक्शन दे दिया है ऑलरेडी कि हमने अवाम के साथ अब तहरीक निकालनी है, सड़कों पे भी निकलेंगे, लोग भी निकलेंगे और क्यों ना निकलेंगे, क्योंकि लोग परेशान जितना है। इस वक्त बिजली के बिल देखते हैं लोग घबरा जाते हैं, इस वक्त महंगाई देखते हैं लोग घबरा जाते हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को ये कह के टाल नहीं सकते कि घबराना नहीं है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। लोग इस महंगाई की इस सुनामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक आम इंसान जो है वो दवाओं की कीमत से लेके हर चीज की कीमत आप उठा के देख लें, 55 रुपए की चीनी 105 रुपए चली गई है, पेट्रोल की कीमत आप देख लें, बिजली के बिल्स आप उठा के देख लें, और स्पेशली जब मैं बिजली की बात करती हूँ और गैस के इशू के ऊपर आप देखें, फ्री गैस के ऊपर जो अभी हालिया दिनों में वफाकी वजीर का स्टेटमेंट आया है कि अभी सर्दियों में सिर्फ खाने के औकात में आपको जो है लिमिटेड टाइम के लिए गैस की फराहमी होगी। तो ये तो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर आप कराची में चले जाएं तो वहाँ पे के इलेक्ट्रिसिटी ने जो लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, तबाह हाल करके रखा हुआ है लोगों को, 12-12 घंटे की। नाज़ बुलुच साहिबा, ये तो वो मसाइल हैं जो आप बयान कर रही हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, अपोजिशन लीडर हैं, शाहिदा खान अब्बासी को फिर नायब ने तलब कर लिया, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं। इस सूरत हाल में जो हम पूछना चाह रहे हैं, तहरीक का इख्तिताम जो आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके मुताबिक जनवरी में होगा फाइनल राउंड। अगर ये लोग पहले गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या ये फाइनल राउंड जनवरी से पहले भी शुरू हो सकता है? देखिए, ये बात तो जरदारी साहब ने पहले ही अंदेशा दिखा दिया था, और उन्होंने अंदेशा इस चीज का उनको पहले ही था। उन्होंने तो जो कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बैठकर उन्होंने खुद ही उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई थी कि उनको ये अंदेशा नजर आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिशन जब जब कोई इशू पे बात करती है, जब जब हुकूमत को खतरा लाहिक होता है, हुकूमत फौरी तौर पे एक्शन लेगी। वही तो नाज़ बुलुच साहिबा कि आप क्या अवामी मसाइल के लिए लड़ेंगी या फिर पीडीएम जो है वो अपने केसेस के लिए लड़ेगी? मैं यही आपको बता रही हूँ कि ये बात तो पीडीएम की गुज़िश्ता मीटिंग में ही उन्होंने कहा, अंदेशा दिखाई दिया, उन्होंने कहा ना कि गिरफ्तारी हो जाएगी, और वही हुआ। वो गिरफ्तारी करने के लिए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई है और जरदारी साहब के ऊपर लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी बेल वापस ली है, वो तो आ गया है, अदालत का हुक्मनामा भी, वो सारा कुछ हो गया। उनके वकला की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई उसमें कहा गया कि इन्होंने ये अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले रहे हैं। जब आप दरख्वास्त जमानत वापस ले लेते हैं तो उसमें और गिरफ्तारी दूसरे मामलात में फर्क होता है ना? ये तो खुद देने वाली बात होती है। कल तो उनके बुकला हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद थे, अता तारिक साहब थे, मुख्तलिफ लोग थे, और वो सब यही कह रहे थे कि जो गिरफ्तारी अमल में आई है ये उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मेरी गुजारिश सुनने, अब अगर तमाम जमातों के लीडरान को ये पाबंद सलासिल भी कर दें, लेकिन पॉलिटिकल जमातों की जो है ना अंदर तंजीमें मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, कि जिस कदर पार्टी की लीडरशिप को इस तरह से परेशान करेंगे, अवाम और ज्यादा मुश्तइल होगी, अवाम निकलेगी, अवाम। नाज़ बुलुच साहब, 11 अक्टूबर को पीडीएम का पहला जलसा कोयटा में फाइनल हो गया, अनाउंसमेंट हो गई है। इस जलसे में बिलावल साहब होंगे या आसिफ अली जरदारी साहब होंगे? देखिए, ये तो पार्टी अभी डिसाइड करेगी, और यकीनन बिलावल साहब जरूर होंगे। और जरदारी साहब का ये है कि उनकी तबीयत इस वक्त नासाज है, और बावजूद उस नासाज तबीयत के वो कोविड के होते हुए, कोविड के एक एनवायरनमेंट के अंदर वो अपने तमाम जितने भी उनके नैब की पेशी है वो तक भुगतते रहे हैं। लेकिन उनकी तबीयत मुझे अभी फिलहाल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, बीइंग पार्टी मेंबर, मुझे यही लग रहा है कि उनकी तबीयत डेफिनेटली, उनके बच्चे अलाउ नहीं करेंगे इस वक्त ऐसी। नाज़ बुलुच साहिबा, ये कह दें कि फिर पीडीएम की सदारत किसके हाथों में होगी? मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में ही होगी या फिर ऑप्शन कोई और भी है? देखिए, जरदारी साहब ने जो मल्टी पार्टी मीटिंग थी उसको भी उन्होंने जो है वो वर्चुअली अटेंड की थी ना, तो उनकी तबीयत जो है वो नासाज है।
है। लेकिन बिलावल साहब हर चीज के अंदर मौजूद भी हैं, वो मीटिंग्स हो, वो एपीसी को बुलाना हो, वो अपोजिशन के अंदर एक बहुत ही अपना रोल जो कलीदी किरदार बिलावल भुट्टो अदा कर रहे हैं वो आपके सामने ऑब्वियस है। तो जिसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी एक अप्रोच लेकर सामने लीड आप समझती हैं कि कोयटा से शुरू की तहरीक जो है वो मंथ के इंजाम तक पहुंचेगी? तहरीकें तो हमेशा जो शुरू होती हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद इनकी होती हैं। हुकूमत, वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही है और आगाज़ हम कोयटा से कर रहे हैं। आप समझती हैं कि इससे मंथ के इंजाम तक तहरीक पहुंच सकेगी? नहीं, तो कोयटा भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो जरूरी तो नहीं है कि लिखा तो नहीं है आइन के अंदर कि आप हर तहरीक पंजाब से शुरू करें। अगर कोयटा से ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था कि आप पंजाब से शुरू करेंगे, कायरा साहब ने भी कहा था और परवेश ने भी कहा था कि पंजाब से शुरू करेंगे। ये हमने नहीं कहा नहीं, तो पंजाब बिल्कुल हमेशा तहरीकें पंजाब से शुरू हुई हैं, लेकिन अगर कोयटा से भी शुरू होती है तो इसमें कोई मेरा ख्याल है गलत बात नहीं है। लेकिन लेट्स द पार्टीज डिसाइड। अभी तक इस पर कोई मुत्तफिका फाइनल जब लाए अमल बनेगा, जब डेट असाइन होगी, हर चीज होगी, हो गई है डेट साइन। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अनाउंस किया। पीपल्स पार्टी कमिटेड है अपने हर एक अल्फाज के ऊपर। पीपल्स पार्टी इज स्टैंडिंग कमिटेड और पीपल्स पार्टी इस पे बैक ऑफ नहीं हुई है, ना कभी होगी। ये कह सकते हैं हम कि इस एहतजाजी तहरीक जो है इसकी क़यादत बिलावल भुट्टो करेंगे, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ही एक इस तमाम एपीसी को भी लीड कर रही है। देखिए, इसमें बिल्कुल नून लीग का भी एक अहम रोल है और आपने देखा कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पेश हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं। आई थिंक सबका एक यूनानिमसली एक होके जॉइंट एफर्ट जो है वही कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा। इस वक्त कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि अगर नून लीग अनाउंस करती है और वो अकेले निकलते हैं तो आप क्या उनके साथ निकलेंगे, तो अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, एक मुत्तहिदा अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म। यानी पीडीएम जो फैसला करेगी तमाम पार्टीज उसे मुत्तफिका तौर पर तस्लीम भी करेंगी और उसी से फिर तहरीक का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जान लिया है। पीडीएम में एक और बड़ी जमात जो अवामी सतह पर, जिसके पास अवामी क्राउड बहुत ज़्यादा है, वो है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नैब का सामना करना पड़ा है। एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि उन पर कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। आज नैब केपी ने ये कहा है कि उन पर इंक्वायरी चल रही है, तलबी की तारीख का अभी तायुन नहीं किया गया। तो ऐसे वक्त में पीडीएम की सरबराही किसके पास होगी और पीडीएम का अगला मूव क्या होगा? अब 11 अक्टूबर को कोयटा में अगर जलसा होता है, तहरीक होती है, तो उसमें जेयूआई फे कितनी आवाम को इकट्ठा कर सकेगी और उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरीके से क्रेडिट ले सकेगी? इसी पर बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं, फर्दे जुर्म आयद हो रही है, मौलाना साहब को भी नैब का सामना है। बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि ये पहला नतीजा है एपीसी का, कि पीडीएम बनी, अब उसका नतीजा ये पहला सामने आया। अगर इसी तरह के मजीद नताइज सामने आना शुरू हो गए तो फिर मिजाज में गर्मी मजीद बढ़ेगी या फिर नरमी आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि नेब पहले से कुछ ज़्यादा उसकी नक़ल व हमल में तेज़ी आई है, बिलखुसूस एपीसी के बाद। वैसे तो ये मौजूदा हुकूमत जब से मुसल्लत की गई है, इस मौजूदा हुकूमत के पास कारकर्दगी के हवाले से आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, मईशत की तरक्की के लिए, खारिजा पॉलिसी को मजबूत और मौसर बनाने के लिए कोई ऐसी मंतिक, लॉजिक, कोई ऐसी किरदार, कोई ऐसी कारकर्दगी उनके पास नहीं है जिससे 21 करोड़ आवाम मुतमईन हो सके। एक ही काम है इस हुकूमत की, वो ये है कि अपोजिशन को, अपोजिशन जमातों को, उनकी लीडरशिप को कैसे दबाना है, उनकी तजलील कैसे करनी है।
उनकी बेतौकीरी कैसी करनी है, उनको कैसे जेल में डालना है। पूरी कैबिनेट, पूरी हुकूमत का एक ही काम है, वो ये। हालांकि आपको हुकूमत दी गई है, आपको लाया गया है, लिहाजा आप कारकर्दगी दिखाओ। लेकिन ये बेचारा कौमी मामलात जब आ जाए, आप खुद देखिए कौमी मामलात में कोरोना का मामला आया, मीटिंग हुई, अपोजिशन की लीडरशिप तशरीफ़ फरमा थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो PTI का वज़ीर आज़म है वो नहीं है। कौमी मसला है भाई, बैनुल अक़वामी मसला है, आपको लीड करना चाहिए। अपोजिशन जमातें हों या आपकी अलाई जमातें हो, इनको साथ मिला के इस कौमी इशू का मुकाबला करना होगा, इस कौमी मसले का। जब मकबूजा कश्मीर का मसला आता है वहाँ भी वज़ीर आज़म गैर हाजिर, और जब गिलगित बल्तिस्तान का मसला आता है वहाँ भी PTI का वज़ीर आज़म गैर हाजिर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए फिर काम कौन करता है, वो भी आपके सामने। जब सऊदी अरब नाराज़ होता है तो हमारे सिपा सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ जाते हैं मनाने के लिए। जब चीन नाराज़ हो जाता है तो भी सिपा सालार जाते हैं। जब UAE नाराज़ हो जाती है वो भी सिपा सालार जाते हैं। इधर जब मकबूजा कश्मीर की मीटिंग होगी, पूरी लीडरशिप और चीफ साहब और DG SI वगैरह सारे बैठे हैं, लेकिन लाडला नहीं है। जब गिलगित बल्तिस्तान का मसला है तो लाडला फिर नहीं है। पूरी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप सारे बैठे हैं, सियासी लीडरशिप। अहमदुल्ला साहब, अब ये शहबाज शरीफ, ये तो आपके आ गया। मेरी बात सुनिए, एक जी बोले। मैं एक 2 सेकंड के लिए, या यही एक काम है इनका कि शहबाज शरीफ को कैसे घसीटना है, जेल में डालना है। और ये चीज़ ही आई APC के बाद। APC के बाद मौलाना भी याद आया, उनके आशाशे भी याद आए, उनके खिलाफ मीडिया पर बाकायदा उनकी किरदार कशी भी हो रही है। उनके यहाँ जमाती ज़िम्मेदार जैसे मुसा खान, सरदार मुसा खान बलोच को गिरफ्तार किया गया, सवालनामा दिया गया था, वो जमा करने जा रहा था, उनको उठा दिया रास्ते से रात को। अब ये तरीक़ाकार अपोजिशन और असफ अली जरदारी साहब पर या तारपुर पर फर्जी जुर्म आयद कर दी गई। तो ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की हुकूमत है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब को जो अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जो किरदार कशी हुई, जो तजलील और बेतौकीरी हुई, मेरे ख्याल में ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इस सिलसिले में 11 अक्टूबर को कोयटा में एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसा PDM की प्लेटफार्म से होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन गिरफ्तारियों से न हम दबेंगे, न झुकेंगे, न भागेंगे, बल्कि जेल जाने के लिए भी तैयार है, कोठरी के लिए भी तैयार है, फांसी के लिए भी तैयार है। अब तहरीक चलेगी, ये किश्ती चल पड़ी। अच्छा हम साहब, आपने कहा तहरीक चलेगी, अब सिलसिला चल पड़ा। मौलाना साहब का कहना होता था कि फौरी इस्तीफे दें। अब अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो गए हैं, चंद दिनों बाद अगर कोई और मुतवक्को गिरफ्तारी जो है अगर हो जाती हैं, तो क्या इस तहरीक को उसी फैसले के मुताबिक लेके जाएंगे, तेज़ कर देंगे, जनवरी की बजाय जनवरी से पहले इस्तीफे दे देंगे? इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में 2 किस्म के लोग हैं इस तहरीक का जो सामना कर रहे हैं अभी। एक है अरबाब इख्तियार, एक है अरबाब इख्तियार। लेकिन अरबाब इख्तियार तो सिर्फ नुमाइशी तौर पर है। जहाँ तक अरबाब इख्तियार है, उनके ख्याल में शायद ये है कि अपोजिशन की लीडरशिप को दीवार से लगा के अपने अज़ायम और मकासद और अहदाफ हासिल कर सकेंगे। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं है। जब अपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है, उनका नहीं सुनना जाता, और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी ऐसे फैसले किए जाते हैं जो रियासत के लिए भी ख़तरे का बायस बन रहे हैं, और रियासत की बका और सालमियत के लिए, रियासत की मईशत के लिए। मतलब हमें ना जो सवाल है ज़रा उसके जवाब पे आ जाए, ताकि टाइम को हम बचा लें। ज़रा हम सब जो सवाल हमने किया ज़रा उसके जवाब पे आ जाए कि क्या अब तहरीक को उसी तरीके से लेकर जाएंगे, या इन गिरफ्तारियों के बाद इस्तीफों का ऑप्शन जनवरी से पहले इस्तेमाल होगा? अब ये फैसला आवाम ने करना है, और आवाम की नुमाइंदगी 11 अपोजिशन जमातें कर रही है। कब इस्तीफे देने, कब क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है, ये अपोजिशन जमातों की लीडरशिप बैठ के बर वक्त फैसले करेगी। कौन सा पत्ता ताश का, कौन सा पत्ता कहाँ इस्तेमाल करना होगा, कौन सी कारतूस किस रुख की तरफ होगी,
बंदूक का रुख, सियासी बंदूक का रुख कहाँ होगा, लिहाजा निशाना कौन बनेगा, ये जब ये मामला चल पड़ेगा, ये जंग शुरू हो जाएगी जो कि शुरू हो चुकी है, ये कदम ब कदम वक्तन स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आएगी। स्टेपों का ऑप्शन भी है, की सरबराही किसे मिल रही है? ऑप्शन भी है। देखिए, पीडीएम की सरबराही का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। पीडीएम की सरबराही का फैसला भी पीडीएम की लीडरशिप करेगी। वो लीडरशिप बैठ के जिसको भी सरबराह बनाएंगे वो लीड करेगी पीडीएम को। कल मरियम नवाज ने अदलिया और अदारों के खिलाफ बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी एक एलामिया मुत्तहिदा अपोजिशन की प्लेटफार्म से जारी हुआ। वो ये कि इलेक्शन रिग इलेक्शन, जेली इलेक्शन, डगोसला इलेक्शन, ड्रामा इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन, लिहाजा ये पार्टी अक्सरियत नहीं रखती, इसको अक्सरियत दिलवा के इनको मुसल्लत किया जा रहा है पूरे मुल्क पर, 21 करोड़ आवाम पर। मेरी इस बात का जवाब दे दे मरियम वाली बात का कि जो मरियम ने तनकीद की है, साबित कर दिया कि वो मरियम ने कल तनकीद की है दारों पे, उस पे आप क्या कहते हैं? मरियम ने कल जो दारों पे तनकीद की है, नवाज शरीफ, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मरियम की बात है, अगर आपने जी अगर आपने मरियम की बात करनी है तो वो पीएमएलएन वाले उसका जवाब देंगे। अगर मियां साहब की बात करनी है तो वो पीएमएलएन का अपना स्पोक्समैन के वो जवाब देगा। मैं इतना कहूंगा कि हमारी पार्टी का मौकफ वही है, हमारी पार्टी का मौकफ वही है जो पीडीएम का एलामिया है। पीडीएम का एलानिया आपकी पार्टी का मौकफ है, और अगर बयानिया इदारों के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनाए हुए है तो उसका जवाब भी उन्हीं से लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।